हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं इस सीरीज के। और याद रखना ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो जितने भी बच्चों को ये था कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना, बेटा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके सभी के हम आपके जितने भी आपकी शिफ्ट हैं वो यहां पर कवर करते रहेंगे। ये सीरीज यूजफुल क्यों है बेटा? ये सीरीज से आपके वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बार बार पूछता है, तो आपके एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, स्टेट के एग्जाम्स हो गए, यूपी पुलिस हो गया, उनके लिए भी ये सीरीज आपका बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए सीरीज को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मेवाड़ फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है उदयपुर में। कौन से त्योहार के टाइम पे ये मेवाड़ फेस्टिवल जो है वो आपका उदयपुर में सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है? पहली चीज बेटा, जो आपने मालवा का क्षेत्र सुना था, मालवा मालवा जो प्लेट्यू या पठार का क्षेत्र है उसी के पास आपका मालवा के पास ही मेवाड़ हुआ करता था। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? सर मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर। पिछले साल एसएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। एसएससी ने पूछा था कि मेवाड़ त्योहार जो है वो कौन से जिले में सेलिब्रेट होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सेलिब्रेट होता है। इस बार एसएससी ने उसी एग्जाम को, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और पूछ लिया कि मेवाड़ फेस्टिवल जो होता है वो कौन से त्योहार के साथ सेलिब्रेट होता है। तो आप देख रहे हो एसएससी पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीट कर रही है, उन्हीं में से कुछ नया डाटा पूछने की कोशिश कर रही है। तो समझ में आ रहा है आपको एसएससी का पैटर्न? चलो यहां पे हम देखते हैं मेवाड़ फेस्टिवल जो है वो आपका उदयपुर में हर साल सेलिब्रेट होता है। और ये हर साल जो सेलिब्रेट होता है ना, वो सेलिब्रेट होता है आपका गणगौर के साथ, है ना। गणगौर फेस्टिवल जो होता है उसके साथ ही आपका मेवाड़ फेस्टिवल जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल, अब देखो अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं कुछ कंपनीज के नाम दे रखे हैं और पूछा है कि वो प्राइवेट सेक्टर हैं या वो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वो कैसे हैं। पहली कंपनी आपको दे रखी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको पता है टाटा जो है एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये कैसी होगी आपकी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगली दे रखी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL। हम इसे क्या बोलते हैं? BHEL। आपको सबको पता है BHEL जो है वो आपका क्या है? BHEL आपका एक गवर्नमेंट कंपनी है ना। ये क्या है? आपका एक सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है। अगला है इंडियन ऑयल। और बेटा इंडियन ऑयल जो है वो आपका क्या है? इंडियन ऑयल आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। मतलब आपका इंडियन ऑयल जो है वो आपका दोनों को करती है ना, दोनों को मर्ज करती है। तो मतलब यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट का B, सेकंड का A और थर्ड का C। तो देखो फर्स्ट का B, सेकंड का A और थर्ड का C, ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा, है ना। तो चलो हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो ये बोलता है कि मानव के व्यापार पर और मानव से जो जबरन श्रम करवाया जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जो श्रम करवाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है? तो बेटा याद रखना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आपको 6 फंडामेंटल राइट, 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिसमें से तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। आपका तीसरा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और वो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसमें अनुच्छेद 23 और उसमें अनुच्छेद 24, ये 2 आर्टिकल्स आते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में। और यही जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो क्या है? आपका फोर्स लेबर है। तो जाहिर सी बात है 23 या 24 में से कोई एक ही आर्टिकल होगा। और देखो ऑप्शंस में आपको सिर्फ एक ही दे रखा है यहाँ पे 23। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिस्टमैटिक एनक्रिप्शन इज नोन एज। डायरेक्ट है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। सिस्टमैटिक एनक्रिप्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका कन्वेंशनल एनक्रिप्शन, है ना। सिस्टमैटिक आपका एनक्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल एनक्रिप्शन भी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
हु रोड द इंडियन पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बेटा ये जो गाना है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? तो शायद आपको पता होगा, अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल जो थे, उन्होंने लिखा था आपका ये गाना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो नेशनल एंथम है जनगण मन, वो किसने लिखा था? तो आंसर क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था नेशनल एंथम, जो क्या था आपका? जन गण मन। ठीक है। या आपसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछ ले, तो इन्होंने क्या किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में, 1856 में, जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था, वो किसकी मदद से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से। ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहां पे बोल रहा है कि आपका 2023 में अंडर 22 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, उसमें सिद्धार्थ चौधरी जी ने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता। वो आपसे पूछ रहा है सिद्धार्थ चौधरी जी जो है वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बेटा यहां पे याद रखना, सिद्धार्थ चौधरी जो संबंधित हैं वो आपके शॉर्ट पुट से है ना। शॉर्ट पुट होता है आपका गोला फेंक जो होता है, उस गोला फेंक से संबंधित हैं आपके यहाँ पे सिद्धार्थ चौधरी जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अभी ओलंपिक शुरू हुए हैं, ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं, और ओलंपिक गेम्स जो आपके चल रहे हैं, वो ओलंपिक पेरिस में जो चल रहे हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो बहुत पैनी नजर रखना, बहुत ध्यान रखना कि ओलंपिक्स में किस किस इंडियन को कौन कौन सा मेडल मिल रहा है। क्वेश्चन बनने के यहाँ से आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं करंट अफेयर के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द कांची मायवार, है ना, कांची मानव फेस्टिवल जो है वो आपका सेलिब्रेट होता है कौन सी देश में? अब देखो ये कंचिन करके ना, कंचिन है ना, ये कंचिन जो मानव फेस्टिवल है ये आपका म्यांमार में सेलिब्रेट होता है। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम क्या है सर? म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार की राजधानी क्या हुआ करती थी सर? म्यांमार की राजधानी थी रंगून। तो ये म्यांमार में सेलिब्रेट होता है। ठीक है। पूरी दुनिया में जो आपके कांचिन हैं वो आते हैं, मतलब हर जगह जो आपके वर्ल्ड में फैले हुए हैं वो सब जगह सब लोग क्या होते हैं? आपके म्यांमार में आते हैं। म्यांमार में आके वो जो एक डांस परफॉर्म करते हैं, है ना, म्यांमार में आके जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो जो एक डांस परफॉर्म करते हैं, उस डांस को ही हम क्या बोलते हैं? आपका मानव, है ना। तो ये कांचीज लोग इकट्ठे होके जो आपके एक डांस परफॉर्म करते हैं, कांची मानव, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कांची मानव फेस्टिवल, जो आपके मालदीव्स में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेंडेल है ना, मेंडेल ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डैश। किसके बेसिस पे उन्होंने आपका लॉ ऑफ असॉर्टमेंट जो है वो आपका पेश किया था? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट आंसर होगा आपका डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे इन्होंने ये कंसेप्ट आपका दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो ये, हाँ, इन विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल, CIP, कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल, फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ऑल कस्टम। अब देखो ये कस्टम ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है, कस्टम टैरिफ्स के बारे में बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन आपका शुरू करेगा? कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ऑब्वियस आंसर है बेटा, इसमें कुछ सोचने वाली चीज ही नहीं है, है ना। बहुत इजी सा है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन 31 October 1940 हु अमंग द फॉलोइंग अरेस्टेड फॉर ऑफरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियंस फोर्स प्रैक्टिसिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? इंडियंस को आपका, भारतीयों को दूसरे वर्ल्ड वॉर में हमसे पूछे बिना शामिल कर दिया। 1939 में आपका वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बोला भारत जो है वो भी विश्व युद्ध का हिस्सा बनेगा। सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने बोला कि जब भाई हम सरकार में हैं,
आपने हमसे पूछा ही नहीं कि हम वर्ल्ड वॉर में हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, और हमसे बिना पूछे आपने क्या किया, हमें वर्ल्ड वॉर का, विश्व युद्ध का हिस्सा बना दिया। तो कांग्रेस सभी जगह से इस्तीफा दे देगी। जैसे ही कांग्रेस इस्तीफा देगी, उस चीज को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएगा आपका मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने आपका शुरू किया सत्याग्रह, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आपका शुरू करेगी कांग्रेस, जिसमें आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसी सत्याग्रह का हिस्सा थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जिन्हें आपका अरेस्ट किया जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1940 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2023 में आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिव्यांग लोग जो होते हैं ना, उनके लिए आपका क्या किया, रिजर्वेशन शुरू किया है ना। दिव्यांग लोगों को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, दिव्यांगों के लिए आपका रिजर्वेशन जो है वो, आरक्षण जो है वो शुरू किया है। वो पूछ रहा है कि ये दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण है वो कितने प्रतिशत आपका शुरू किया गया है। तो बेटा याद रखना, ये जो आरक्षण की बात हुई है कितने प्रतिशत है, 4% आरक्षण जो है वो महाराष्ट्र की सरकार देगी दिव्यांगों को, मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उन लोगों को आपका ये 4% आरक्षण देगा। सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, ये स्टेट में अलग अलग होता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है और किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो ये याद रखना। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस वाज एनेक्टेड, बोल रहा है कि आपका आजादी के बाद आपकी जनगणना कब करवाई गई थी। आप आजाद हुए 1947 में, और 1948 में ही भारत की जनगणना हो गई थी। तो आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी, अगर आपसे उसका वर्ष पूछा जाए, उसका ईयर पूछा जाए, तो आंसर क्या होगा सर, 1948 में आजाद भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। वो आपसे पूछ रहा है आपका मयाधर, है ना, मयाधर राव जो हैं वो आपके क्या हैं, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनसे संबंधित हैं। तो वो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो बेटा याद रखना, ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है जिससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अब ये चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एसएससी आपका 2023 और 2024 में दो चीजें जो एसएससी आपका बहुत रिपीट कर रहा है, वो है आपका क्लासिकल डांस फॉर्म के जो परफॉर्मर्स हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, बताया था 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं, और उन्हें परफॉर्म करने वाले जो आपके लोग हैं उनसे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी चीज, कर्नाटिक म्यूजिक जो है उससे भी एसएससी आपका बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड। तो ये चीजें आप कर लेना। लोकल फेस्टिवल्स पहले से आ रहे थे, फोक डांसेस आपके पहले से आ ही रहे थे, लोक नृत्य आपके पहले से आ ही रहे थे। ठीक है, चलिए तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। अगर आपको देश की वृद्धि करनी है, देश में आपको विकास करना है, समृद्धि करनी है, तो भाई देश के विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका क्या चीज है जो जरूरी है। क्या एक्सपोर्ट जरूरी है? हाँ एक्सपोर्ट जरूरी है। क्या स्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जरूरी थोड़ी नहीं, ये तो गलत होगा। क्या आपका इंपोर्ट जरूरी है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे, लेकिन उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। जितने ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी उतना ही देश जो है वो आपका विकसित होगा। बहुत कॉमन, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर एम्प्लॉयमेंट से क्या फर्क पड़ता है, कैसे डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट से बढ़ता है। बेटा पहले जब आपके बोलोगे 90s के जो चाइल्ड हैं, या आप अपने जो फादर हैं उनके पहले वाली जनरेशन से पूछना, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ करता था। एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो घर में पैसा जो था वो कंपैरेटिव कम था।
धीमे धीमे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। घर में एक मेंबर, मेल मेंबर जो होते थे, मतलब घर के जो पुरुष होते थे, वो आपके नौकरी करने जाने लगे। जब वो नौकरी करने जाने लगे तो घर में पैसा और बढ़ा। जब पैसा बढ़ेगा तो घर में सुविधाएं बढ़ेंगी, लोग पढ़ाई पे, जीवन स्तर पे, है ना, आपके जो लाइवलीहुड है उस पर खर्च कर पाएंगे, आपकी चीजें, है ना, पैसा खर्च कर पाएंगे। और जब आपका वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी धीमे धीमे अब बढ़ता है तो देखो इंडिया में ग्रोथ कितना बढ़ गया। एक घर में आपके जब मैन और वुमेन दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही आपके सैलरीड हैं, तो पैसा आएगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पे, नीड्स पे, आपके एजुकेशन वगैरह पे, सब पे वो आपका आराम से खर्च कर पाएंगे। तो अगर आप पे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है तो डेवलपमेंट होता ही होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट, आप अपनी मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज जो होते हैं वो आप अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर पाते हो। तो अगर आपको ओवरऑल आपको ग्रोथ चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर। तो बेटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इंडिया में कौन सा फुटबॉल क्लब है जो सबसे पुराना है। तो बेटा आपको पता है कि इंडिया में जो फुटबॉल है ना वो ज्यादातर आपका फेमस किस तरफ है। बेटा फुटबॉल कोलकाता में जो है वो आपका बहुत ज्यादा फेमस है। आपने कोलकाता का एक फेमस क्लब भी सुना होगा, मोहन बागान। फुटबॉल की जो चैंपियनशिप होती है नेशनल लेवल पे इंडिया में, सबसे ज्यादा जो टाइटल्स आपके जीते हैं वो किसने जीते हैं? मोहन बागान ने। तो जाहिर सी बात है सर, आपका इनमें से सबसे पुराना फुटबॉल क्लब किस तरफ होगा? सर कलकत्ता की तरफ ही होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, है ना, आपके जो वायुमंडल होता है, आपका जो वायुमंडल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका एटमॉस्फियर बोलते हैं। एटमॉस्फियर जो होता है वो 5 आपकी लेयर्स में डिवाइडेड होता है। 5 लेयर्स आपकी कौन कौन सी होती हैं सर? पहली होती है ट्रोपोस्फियर, मैं यहां पे सिर्फ ट्रोपो लिख दे रहा हूं। दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो लिख दे रहा हूं। तीसरी होती है मीजोस्फियर, अगली होती है आपका थर्मोस्फियर, और आपकी अगली होती है एक्सोस्फियर, है ना। तो यहां पे देखो पहली क्या होती है? पहली होती है आपकी, पहली ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल बोलते हैं। दूसरी आपकी क्या होती है? स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तीसरी मीजोस्फियर, मध्य मंडल। चौथी ताप मंडल, और पांचवी बाह्यमंडल, है ना। इस तरीके से आपकी 5 परतें होती हैं वायुमंडल में। अब ये जो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, इन 5 परतों में आप कुछ चीजें देखना। इन 5 परतों में आप पहली चीज क्या देखो कि जहां पे पहली परत खत्म होगी, शोभ मंडल जहां पे खत्म होगा, ट्रोपोस्फियर जहां पे खत्म होगा, उसके बाद आएगा ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के बाद अगली लेयर शुरू होगी जो क्या होगी? आपकी स्ट्रेटोस्फियर। तो आपसे क्या बोल रहा है कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या होगा? आपका ट्रोपोपॉज होगा। ट्रोपोपॉज मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपका, है ना, लोकगीतों में, लोकगीतों में कौन से लोकगीत की बात कर रहा है? ये रागिनी की बात कर रहा है। तो बेटा रागिनी कौन से क्षेत्र का, कौन से राज्य का लोकगीत है जिसे हम आपका रागिनी बोलते हैं? तो आपने पता होगा हिंदी भाषा में होता है। तो सर या तो यूपी होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, या आसपास वाले कुछ रीजन होंगे, वहीं पे आपका ये हिंदी वाला बेल्ट चलता है। तो यहाँ पे जो रागिनी होता है बेटा वो आपका हरियाणा की तरफ होता है ना। हरियाणा की तरफ आपकी जो लोकगीत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रागिनी। आला उदल भी एक तरीके के लोकगीत होते हैं जो बुंदेलखंड वाले रीजन में आते हैं। कुछ यूपी, कुछ मध्य प्रदेश वाले रीजन होता है आपका जिस तरफ आपके आला उदल चलते हैं। तो यहाँ पे आला उदल भी याद रखना, और रागिनी भी आपको यहाँ पे बता दिया वो क्या होता है? आपका लोकगीत होता है हरियाणा की तरफ का। अगला क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन सुनना। हमको 3 जो विश्वविद्यालय हैं वो याद रखने होते हैं। सबसे पुराना होता है तक्षशिला, है ना, सबसे पुराना है तक्षशिला। तक्षशिला बहुत पुराना है, चाणक्य से पुराना है तक्षशिला। चाणक्य जो टीचर हुआ करते थे वो कहाँ के हुआ करते थे? तक्षशिला के। सर तक्षशिला जो है वो कांधार में हुआ करता था, जो अभी पाकिस्तान वाले रीजन में चला गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नालंदा। नालंदा, नालंदा कहाँ है? सर बिहार में, पटना से 15-20 किलोमीटर दूर है आपका नालंदा।
किसके द्वारा बनवाया गया था? सर गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश, उनके द्वारा बनवाया गया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में पटना से 15-20 किलोमीटर दूर है। और अगला है विक्रमशिला, जो बिहार में भागलपुर के पास है। बिहार में आपने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, उसके पास है आपका विक्रमशिला, जो बनवाएंगे पाल वंश के राजा धर्मपाल। ठीक है, तो ये 3 याद रखना, इनकी लोकेशंस मैंने आपको बता दी हैं। नालंदा से इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मोदी जी ने नालंदा में अभी कुछ इनॉग्रेशंस वगैरह किए हैं। नालंदा को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से उसका पुनर्गठन करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मोदी जी ने वहां पे कुछ योजनाएं शुरू करी हैं, है ना। तो नालंदा से इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। अभी बात करते हैं अगर विक्रमशिला की, तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किसने बनवाया था? सर पाल वंश के राजा धर्मपाल ने भागलपुर के पास बिहार में बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपसे बोल रहा है कैप्टन शिव चौहान करके हैं, वो अभी आपके न्यूज में हैं। वो विमेन ऑफिसर हैं, पहली विमेन ऑफिसर हैं जिन्हें डिप्लॉय किया गया है। डिप्लॉय मतलब जिनकी पोस्टिंग करी गई है। सर उनकी पोस्टिंग कहाँ पर करी गई है? सर उनकी पोस्टिंग करी गई है आपका सियाचिन ग्लेशियर में। उनकी पोस्टिंग कहाँ करी गई है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के पास एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नुब्रा। जिसके पास एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नुब्रा, है ना। NU है ये, NU, नुब्रा नदी बहती है। नुब्रा नदी बहती है तो वो घाटी कौन सी कहलाएगी? वो वैली कौन सी कहलाएगी? नुब्रा वैली। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत का ही नहीं दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है ना। विश्व में सबसे ऊंचाई पे अगर कोई लड़ाई हुई है तो कहाँ हुई है? आपका सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, जिसे हम आपका दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते हैं। सर ये जो लड़ाई हुई थी इसका नाम क्या था? ये जो लड़ाई हुई इसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो आपका भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे ये जो आपका कैप्टन शिव चौहान है, इनकी जो पोस्टिंग करी गई थी वो आपकी कहाँ करी गई है? आपका सियाचिन ग्लेशियर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। देयर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ अ गुड, है ना। किसी वस्तु की अगर जो है मांग गिरती जा रही है और उसकी जो प्राइस में इक्विलिब्रियम जो हम बनाने की कोशिश करें, कीमतों में संतुलन बनाने की कोशिश करें, तो उसके आधार पे क्या आशा की जा सकती है? तो बेटा अगर किसी जो चीज़ होती है ना, कोई भी आपकी उसकी वस्तु की ना, अगर आपकी जो डिमांड है, मांग कम होती जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी कीमतें हैं जो वो कम करते जाएं। कीमत कम करेंगे तो हमें लगता है कि शायद कीमत कम करेंगे तो शायद उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से किसी की भी अगर आपका डिमांड कम होती है तो क्या होता है? उसका प्राइस भी जो होता है वो फॉल करने लगता है। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप? कई बार पूछा गया है, एसएससी बार बार आपका रिपीट कर रहा है, नागरिकता नागरिकता नागरिकता। आपने पिछले कई शिफ्टों में देखा होगा कि ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक, भाग 2, संविधान का भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के आते हैं। भाग 2 में कैसी नागरिकता भारत पे? भारत पर एकल नागरिकता है। इंडिया हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से ली? सर हमने ब्रिटेन से लिया एकल नागरिकता का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा टूर्नामेंट है जो BCCI आपका ऑर्गेनाइज नहीं करवाता है? ठीक है, आपने ईरानी ट्रॉफी सुना होगा, है ना। जोन्स होते हैं, इंडिया को 5 से 6 जोनों में डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे डिवाइड किया जाता है और उनके बीच में होता है आपका ईरानी ट्रॉफी, है ना। आपने सुना होगा रणजी ट्रॉफी, 5 डे के 4 डे के जो आपके क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट बोल सकते हैं, उसके लिए जो लोकल टूर्नामेंट है सबसे बड़ा वो क्या है? रणजी ट्रॉफी। विजी ट्रॉफी भी आपकी जोन के बीच में होती है लेकिन लिमिटेड ओवर होती है। जहां पे ये जो होती है ना ईरानी ट्रॉफी, ये आपका लिमिटेड ओवर नहीं होती, ये आपका लिमिटेड ओवर होती है। मतलब 50 ओवर का या 20 ओवर वाली चीजें होती हैं। 50 ओवर होती हैं, 20 ओवर में तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है। ठीक है, और आपका सुपर 4 करके कोई भी ट्रॉफी ऐसी नहीं है जो BCCI के द्वारा आपका
कंडक्ट करवाई जाती हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, जो बीसीसीआई आपका नहीं करवाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक्सरे बेस्ड वेवलेंथ इन 1943 में कौन से आपके थे जिन्होंने इसके आधार पे आपका एटॉमिक नंबर जो है वो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है, कुछ समझाने का नहीं है। हेनरी मोस्ले करके जो हैं उनके द्वारा ये आपका 1913 में किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इन विच टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड हाई स्पीडिंग वायरलेस डाटा, हाई स्पीड वायरलेस डाटा जो प्रोवाइड करने की आपकी टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? बेटा कभी आपने मोबाइल में आपने सर्च किया है कि मोबाइल में अगर आपका नेटवर्क चला जाता है तो आप मैन्युअली आप नेटवर्क सर्च करके देखना। जब मैन्युअली आप नेटवर्क सर्च करके देखोगे या मोबाइल के नेटवर्क सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा LTE, है ना? वो वर्ड क्या मिलेगा? LTE। मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। लॉन्ग टर्म इवॉल्यूएशन जो होता है वो आपका LTE है, जो आपका हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस आपका है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, LTE। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, विच सब डिवीजन ऑफ हिमालय आर फेमस फॉर करेवाज, है ना? करेवा फॉर्मेशन के लिए हिमालय का कौन सा जो आपका हिस्सा है वो फेमस है? हिमालय में करेवाज जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कश्मीर वाले क्षेत्र की तरफ होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा, कश्मीर जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अब आप सब लोग क्या करोगे? आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि ये जो आपका करेवाज होते हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, ये जो आपका लिख रखे ना करेवा, करेवा होता क्या है ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपका चलते हैं। आपका इस शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चंस थे, है ना? तो आपका ये जो है खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।